वन्दे अरहम् वन्दे गुरुवरम् वन्दे सत्यम्। आदरणीय मोदी जी सर और आज हमारे साथ जुड़े हुए सभी प्रेक्षा प्रशिक्षकों, प्रेक्षा साधकों को सादर जय जिनेंद्र। आज के इस लेवल 2 की क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं कि ज्ञान से श्रद्धा उपजती है और श्रद्धा से चारित्र को पुष्टि मिलती है। तो हम सब ने ये जो मंडे के 8 to 9 के समय को लर्निंग आवर, ज्ञान प्राप्त करने का जो एक समय बना लिया है, उससे हम सबके जीवन में बहुत परिवर्तन आ सकता है। आज इसी कड़ी में हमारे साथ आज के विषय का प्रतिपादन करने के लिए जुड़ी हैं डॉक्टर मिसेस माया जी दारूवाला। आज का हमारा विषय है कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग की प्रक्रिया, कायोत्सर्ग का वैज्ञानिक पक्ष और उसके अद्भुत परिणामों को हमारे साथ साझा करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं सूरत से डॉक्टर माया जी दारूवाला, जिन्होंने अपना लेवल 2 प्रेक्षा ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया है और सूरत में लेवल 1 के छात्रों को भी और एमए के छात्रों को भी वे बहुत उत्साह के साथ पढ़ाती हैं। साथ ही एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर भी हैं। माया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अनम्यूट कीजिए माया जी। थैंक यू अभिलाषा जी। लेवल 2 ऑनलाइन क्लास में उपस्थित आदरणीय मोदी जी सर सहित सभी प्रेक्षा प्रशिक्षक एवं प्रेक्षा साधकों को मेरा ओम अरहम। हम सब जानते हैं कि ध्यान केवल आध्यात्मिक या धार्मिक प्रक्रिया नहीं है। ध्यान से हमारे शरीर में स्थूल से स्थूल और सूक्ष्म से सूक्ष्म परिवर्तन होते हैं, जो विज्ञान के द्वारा सम्मत है। स्लाइड प्लीज। तो आज हम कायोत्सर्ग के द्वारा हमारे जीवन में, हमारे शरीर में क्या परिवर्तन होता है, उसको हम साइंटिफिकली जानेंगे। बहुत सारे वैज्ञानिक रहस्य छिपे हैं कायोत्सर्ग में। कायोत्सर्ग तनाव मुक्ति की प्रक्रिया है। टेंशन की वजह से हमारे शरीर में जो हानि पहुंचती है, उसे हम कायोत्सर्ग के द्वारा न्यूट्रलाइज या निष्फल कर सकते हैं। तो कायोत्सर्ग को समझने से पहले हमें ये समझना आवश्यक है कि तनाव क्या है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जब किसी पदार्थ पे कोई भी प्रकार का प्रेशर पड़ता है तो उस पदार्थ के आकार में परिवर्तन होता है। जैसे ये रबर बैंड को अगर हम दो तरफ से खींचते हैं या प्रेशर लगाते हैं तो उसके आकार में परिवर्तन घटित होता है। अर्थात पदार्थ के आकार में परिवर्तन स्ट्रेस, टेंशन, दबाव की वजह से होता है। वैसे ही हमारी जीवन यात्रा जो सुखपूर्वक चल रही है, नॉर्मल रूप से चल रही है, अगर इसमें कोई भी प्रकार की गड़बड़ी घटित होती है, कोई भी प्रकार की अस्त व्यस्तता घटित होती है जो असामान्य है, तो उसे हम स्ट्रेस कहेंगे। अनइजीनेस, टेंशन, कंफ्यूजन, डिसऑर्डर आदि तनाव के ही सिनोनिम्स हैं। जब भी हमारे शरीर में कोई भी प्रकार का तनाव होता है, स्ट्रेस होता है, यानी कि एक नेक्स्ट स्लाइड प्लीज अभिलाषा जी।
जब भी हमारे शरीर में कोई भी प्रकार का तनाव होता है, स्ट्रेस होता है, तब हमारे भीतर का एक दबाव तंत्र, टेंशन मैकेनिज्म सक्रिय हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है। नेक्स्ट प्लीज। इस दबाव तंत्र को समझने से पहले हम थोड़ा मसल्स और नर्व के कार्य को समझेंगे। नर्व्स अर्थात स्नायु, मसल्स अर्थात मांसपेशी। हमारा प्रत्येक मसल्स फाइबर नर्व्स, मोटर न्यूरॉन्स से जुड़े हुए हैं। हम जानते हैं कि मसल्स दो प्रकार के हैं, ऐच्छिक वॉलेंटरी मसल्स, अनैच्छिक इनवॉलेंटरी मसल्स। ऐच्छिक अर्थात हमारी इच्छा अनुसार काम करने वाले मसल्स जो हमारी हड्डियों से, बोन से जुड़े हुए हैं, या यूं कहे कि हड्डियों से जुड़ने वाला मसल्स ऐच्छिक यानी वॉलेंटरी मसल्स है, जिसे हम स्केलेटन मसल्स भी कहते हैं। हमारी मूवमेंट जैसे चलना, दौड़ना, कूदना, वस्तु को उठाना आदि ऐच्छिक क्रियाएं इन ऐच्छिक मसल्स के द्वारा होती है। नेक्स्ट प्लीज। सामान्यतः इच्छा उत्पन्न होती है मन में और मन का स्थान है ब्रेन में। तो जब हमें भूख या डंबेल उठाने की इच्छा होती है तो हमारा ब्रेन स्नायु यानी के नर्व्स के द्वारा हाथ के ऐच्छिक मसल्स को मैसेज भेजता है, और ये मैसेज के अनुरूप हमारे हाथ के इस मसल्स में यानी आगे वाले भाग के मसल्स में, बाइसेप्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा, हाथ के मसल्स में तनाव पैदा होगा, तब मैं भूख या डंबेल उठा पाऊंगी। यहाँ हम ऐच्छिक मसल्स में होने वाले कॉन्ट्रैक्शन को तनाव कहेंगे। और जब भी कोई मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, मसल सिकुड़ती है, तब वो शॉर्टर, स्टीफर एंड थिकर होती है, यानी छोटी, मोटी और कड़क होती है। अभी आप सब अपने पास कोई भी वस्तु को उठाकर आप अपने बाइसेप्स को दबाकर फील कर सकते हैं कि वो कड़क और मोटी फील होती है। और जैसे मेरी इच्छा होगी कि मैं इस बुक को नीचे रख दूं या डंबेल को नीचे रख दूं, तो पुनः ये मैसेज ब्रेन से नर्व्स के द्वारा हाथ में आएगा और मेरे हाथ के मसल्स रिलैक्स होंगे, नॉर्मल पोजीशन में आएंगे और उसी के साथ मैं बुक नीचे रख दूंगी। यानी बुक उठाने के वक्त मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन अर्थात संकुचन होता है, जिसे हम तनाव कहते हैं। और इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि जैसे ही मसल्स में संकुचन हुआ, मसल्स का हर एक सेल सिकुड़ता है और वहां होने वाला ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। मींस मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन सिकुड़ने के साथ उसमें प्रवाहित होने वाला ब्लड फ्लो नियंत्रित या सीमित हो जाता है। अगर मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन अर्थात भूख उठाना अर्थात तनाव 20-30 सेकंड के लिए हो तो नो प्रॉब्लम, मेरे हाथ की मसल्स भूख के द्वारा पड़ने वाले तनाव को झेल लेगी। लेकिन जब मैं ये बुक 2-3 मिनट या 10 मिनट उठाकर रखूंगी तो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन, सिकुड़न, तनाव बने रहने पर और ब्लड फ्लो सीमित होने पर मेरे हाथ के मसल्स में पेन, दर्द शुरू हो जाएगा। भले बुक वही की वही हो, पर दर्द बढ़ता जाएगा, क्योंकि मैंने इस बुक रूपी तनाव को पाल रखा है। आई रिपीट, मैंने इस बुक रूपी तनाव को पाल रखा है और ये तनाव रूपी दर्द तब तक बढ़ता जाएगा जब तक मैं बुक उठाए रखती हूँ। नेक्स्ट प्लीज। अब ब्रेन से नर्व्स के द्वारा मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन का मैसेज आता है। किस रूप में आता है? तो विद्युत प्रवाह के रूप में।
इलेक्ट्रिक फ्लो के रूप में। ऐच्छिक वॉलेंटरी मसल्स में इलेक्ट्रिक एनर्जी का प्रवाह मसल्स की अवस्था के अनुसार ज्यादा, कम या शून्य सा होता है, जिसे मैंने स्लाइड में रेड कलर की साइन के द्वारा दर्शाया है। जब मैं बुक उठाती हूँ तो मेरे मसल्स में मैसेज रूपी इलेक्ट्रिक एनर्जी का फ्लो, विद्युत ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है और मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की स्थिति में आ जाते हैं। और मैं जब तक बुक उठाकर रखती हूँ तब तक नर्व्स में से मसल्स में इलेक्ट्रिक एनर्जी का प्रवाह बढ़ा हुआ ही रहेगा। अब जैसे ही मैं बुक नीचे रख दूं, मसल्स नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी का प्रवाह भी कम हो जाएगा, जो मैंने पहले से कम रेड कलर की साइन के द्वारा स्लाइड में दिखाया है। और अगर मैं हाथ का कायोत्सर्ग करती हूँ, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, तो हाथ के मसल्स में जाने वाला इलेक्ट्रिक एनर्जी का प्रवाह शून्य सा, नॉट जीरो बट नियर जीरो, शून्य सा हो जाता है। तो इस तरह ऐच्छिक वॉलेंटरी मसल्स में इलेक्ट्रिक एनर्जी का प्रवाह मसल्स की अवस्था के अनुसार कम, ज्यादा, कम या शून्य सा होता है। कायोत्सर्ग में हम सबसे पहले ऐच्छिक मसल्स का, वॉलेंटरी मसल्स का ही शिथिलीकरण करते हैं और हमारी सारी स्थूल क्रियाओं को स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अब हम अनैच्छिक मसल्स की बात करेंगे। अनैच्छिक मसल्स यानी हमारी इच्छा अनुसार नहीं, अपने आप कार्य करने वाले मसल्स। वो हमारा ऑर्डर नहीं लेगी, वो हमारी इच्छा नहीं सुनेगी। तो ऐसी अनैच्छिक इनवॉलेंटरी मसल्स बॉडी में कहाँ है? तो हमारे शरीर में जो सॉफ्ट ऑर्गन्स है, जैसे स्टमक, इंटेस्टाइन, हार्ट, लंग्स, लीवर, किडनीज, ये जो सब ऑर्गन्स फोटो में दिखते हैं, वो सब टच करने में बहुत बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। इनमें जो मांसपेशियां, मसल्स है, वो अनैच्छिक है। आज आपने स्वादिष्ट पकवान खाए हैं, तो क्या आप अपने स्टमक को ऑर्डर दे सकते हैं कि मैंने स्वादिष्ट खाना खाया है, 2 घंटे तक पचाना नहीं? जी नहीं, ऐसा ऑर्डर हम नहीं दे सकते। जैसे भोजन पेट में गया, पाचन क्रिया शुरू। इसीलिए ये इनवॉलेंटरी, अनैच्छिक मांसपेशियां कहलाती है। अब इन हार्ट, स्टमक आदि सॉफ्ट ऑर्गन की अनैच्छिक मसल्स में तनाव कैसे पड़ता है? तो इन अनैच्छिक मसल्स में पड़ने वाला तनाव हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखता नहीं है, लेकिन जिस अंग के अनैच्छिक मसल्स में तनाव पड़ता है, उस अंग की कार्य प्रणाली में, वर्किंग मैकेनिज्म में होने वाले चेंजेस से पता चलता है कि हाँ, हमारा ये अंग तनाव में है। जैसे हार्ट, हार्ट सॉफ्ट ऑर्गन है, इसकी मसल्स अनैच्छिक है। जब हार्ट के मसल्स में तनाव आता है तो हार्ट की वर्किंग मैकेनिज्म में चेंजेस आते हैं। हार्ट बीट, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, हृदय की कार्य करने की स्पीड नॉर्मल से ज्यादा हो जाती है। वैसे ही डाइजेस्टिव सिस्टम के सॉफ्ट ऑर्गन की अनैच्छिक मसल्स पे दबाव आता है तो उनकी कार्य करने की स्पीड नॉर्मल से कम हो जाती है। डाइजेशन, पाचन क्रिया स्लो हो जाती है। तो इस तरह सॉफ्ट ऑर्गन्स की अनैच्छिक मसल्स में तनाव आने पर कुछ अंगों की कार्य करने की स्पीड नॉर्मल से ज्यादा या नॉर्मल से कम हो जाती है। वो उस सॉफ्ट ऑर्गन पे डिपेंड है। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स पे दबाव आने पर हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है। तनाव में लीवर ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज ब्लड में छोड़ता है। तो
अनैच्छिक मसल्स में आया हुआ तनाव अंग की कार्यप्रणाली में आए हुए चेंजेस से पता चलता है, और ऐच्छिक मसल्स, वॉलेंटरी मसल्स में आया हुआ तनाव मसल्स में होने वाले पेन, स्टिफनेस, दर्द, कड़ापन से पता चलता है। अब इन दोनों मांसपेशियों में तनाव कब आता है और कैसे आता है? नेक्स्ट प्लीज। तो इन मांसपेशियों में आने वाले तनाव के कारण आंतरिक भी हो सकते हैं, बाह्य भी हो सकते हैं। जैसे आज हमने बहुत ज्यादा काम कर लिया, बहुत लंबा वॉक कर लिया, तो भी शारीरिक तनाव आएगा। या हमारे नियर डियर के साथ कुछ बुरा घटित हुआ, जैसे एक्सीडेंट हुआ, या बिजनेस में लॉस हुई, तो भी तनाव आता है। हमारी हेक्टिक लाइफस्टाइल, कंपटीशन के जमाने में अपने आप को फर्स्ट नंबर पे रखने के लिए भागते रहना लालसा के कारण, इससे भी तनाव आता है। ऐसे वगैरह वगैरह बहुत सारे कारण हैं। तो इन सब कारणों की वजह से हमारे शरीर के भीतर स्टेप बाय स्टेप चेंजेस होते हैं। सबसे पहले हमारे भीतर एक दबाव तंत्र है, वो सक्रिय होता है। वो हमारे ऐच्छिक अनैच्छिक सारे शरीर के मसल्स पे दबाव डालता है, अंगों को तनाव में ला देता है, अंगों की कार्य पद्धति में गड़बड़ पैदा कर देता है, जिससे हमारी सुख चैन पूर्ण जिंदगी में गड़बड़ी हो जाती है। तो ये दबाव तंत्र कौन सा है? नेक्स्ट प्लीज। ये टेंशन मैकेनिज्म क्या है? तो इस दबाव तंत्र में ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड्स અને नाड़ियां, नर्व्स का समावेश होता है। पहला हाइपोथैलेमस, जो मिड ब्रेन में है, हमारे नाड़ी तंत्र और ग्रंथि तंत्र के बीच का सेतु है। दूसरा पिट्यूटरी ग्लैंड, जो हमारी मास्टर ग्लैंड है, वो भी ब्रेन में है। तीसरा एड्रिनल ग्लैंड, जो पेट में है, जो हमारे संकट समय की सांकल है, आपातकालीन चेन। इमरजेंसी में हम इस ग्रंथि की चेन पुलिंग होने से हार्मोन्स थ्रू हमें लड़ने या भागने की क्षमता प्राप्त होती है। चौथा स्वायत्त शासी नाड़ी तंत्र का अनुकंपी विभाग, अर्थात सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये भी आपातकालीन चेन है। वास्तव में ये सब चारों हमारी सुरक्षा करने वाले सैनिक, सोल्जर्स है। जैसे ही टेंशन उत्पन्न करने वाली परिस्थिति सामने आती है कि तुरंत ये चारों सोल्जर्स मिलकर उस तनाव भरी परिस्थिति से लड़ने या भागने के लिए हमें, हमारे शरीर को तैयार करते हैं, शरीर में जरूरी चेंजेस करते हैं, और इस तरह वो हमारी रक्षा, सुरक्षा करते हैं। जैसे हमारे सामने एक सांड दौड़ता हुआ आ रहा है, तो तुरंत ये दबाव तंत्र सक्रिय हो जाएगा, सांड से लड़ने या भागने के लिए हमें तैयार करेगा। हमारी हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, श्वास तेजी से चलने लगेगा, और हम इतनी तेजी से भागेंगे कि जीवन में कभी कोई रेस में भी इतना तेज नहीं भागे। और ये परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं। कुछ परिवर्तन दिखाई नहीं देते, लेकिन शरीर में होते हैं जरूर। जैसे ब्लड में ग्लूकोज का बढ़ जाना, पाचन क्रिया मंद या बिल्कुल स्थगित हो जाना। और इन सारे परिवर्तनों के अलावा और भी अनेक जटिल परिवर्तन, कॉम्प्लेक्स चेंजेस हमारे भीतर होते हैं। जैसे चयापचय की क्रिया में तेजी आ जाना, मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाना। तो ये सारे परिवर्तन अच्छे हैं, जो हमारी रक्षा, सुरक्षा करते हैं। इन सारे, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इन सारे परिवर्तनों के पीछे दो प्रकार की ऊर्जा काम करती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, विद्युत ऊर्जा, केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा अर्थात मेनली नाड़ी तंत्र की ऊर्जा, और रासायनिक ऊर्जा अर्थात मेनली ग्रंथि तंत्र की ऊर्जा। तनावजन्य परिस्थिति में ये दोनों ऊर्जा अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न होती है, और इसी के कारण हम
अपनी क्रियाओं को तेज कर सकते हैं, जैसे भागने की क्रिया। जब सांड सामने से चला गया, तनाव की स्थिति पूरी हो गई। अब शरीर का कार्य है सब कुछ नॉर्मल करना, रीएस्टैब्लिश करना। हमारे हृदय की बढ़ी हुई धड़कन को नॉर्मल करना जरूरी है, हमारी मन पाचन क्रिया को सक्रिय करना जरूरी है, हमारी बढ़ी हुई श्वास को नॉर्मल करना जरूरी है। तो ये काम है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का। इसे हम कंट्रोलर ऑफ टेंशन मैकेनिज्म भी कह सकते हैं, या उसे हम सुरक्षा तंत्र भी कह सकते हैं। अब ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का दूसरा विभाग परानुकंपी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होगा। अब वो अपना काम करेगा, वो हमारी बढ़ी हुई धड़कन को नॉर्मल करेगा, हम जो हाँफ रहे हैं श्वास रेस्पिरेशन को नॉर्मल करेगा, वगैरह वगैरह। तो इस तरह शरीर में पुनः शांति का वातावरण निर्मित होगा। इस तरह ये दोनों बैलेंस बनाकर काम करते हैं। यानी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में जब एक मुख्य होता है तो दूसरा गौण बन जाता है। अर्थात जब सिंपैथेटिक मुख्य होता है तो पैरासिम्पैथेटिक गौण बन जाता है, और पैरासिम्पैथेटिक मुख्य होता है तो सिंपैथेटिक गौण बन जाता है। वास्तव में नॉर्मल लाइफ जीने के लिए, सुख चैन पूर्ण जिंदगी जीने के लिए मोस्टली परानुकंपी पैरासिम्पैथेटिक का मुख्य बना रहना जरूरी है, और सिंपैथेटिक का गौण बनकर अलर्ट रहना जरूरी है। आई रिपीट, नॉर्मल लाइफ जीने के लिए, सुख चैन पूर्ण जिंदगी जीने के लिए मोस्टली परानुकंपी पैरासिम्पैथेटिक का मुख्य बना रहना जरूरी है, जबकि सिंपैथेटिक का गौण बनकर अलर्ट रहना जरूरी है। जब ये दोनों बैलेंस वे में काम करते हैं तो हमारे शरीर में सब कुछ सुव्यवस्थित रूप से चलता है। लेकिन हमने खतरनाक परिस्थिति पैदा कर दी है। हम लोभ लालसा आदि के द्वारा हमेशा टेंशन में रहते हैं, और हमने सिंपैथेटिक को हमेशा 24/7 मुख्य बना रखा है, सक्रिय बना रखा है। हमने अपने संकट समय की साकल का सतत चेन पुलिंग करके रखा है। हमने इस चेन को रिलीज ही नहीं किया। अनुकंपी को, सिंपैथेटिक को सक्रिय मुख्य बना के रखा है, और ये अनुकंपी का यूज नहीं, मिसयूज है। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का यूज नहीं, मिसयूज है। और जब हम किसी चीज का मिसयूज करेंगे तो हमें उससे मिलने वाले लाभ की जगह हानि ही मिलेगी। अब हमने अनुकंपी का मिसयूज करना शुरू कर दिया। जिसको हमने केवल संकट के समय सक्रिय करना था, उसको हमने हमारी हेक्टिक लाइफस्टाइल, लोभ लालसा के कारण हमेशा अत्यधिक सक्रिय करके रखा हुआ है। इससे क्या होगा? हर चीज की अपनी स्ट्रेस होल्ड कैपेसिटी होती है, बियॉन्ड विच वो उसे झेल नहीं पाता। बस ऐसे ही शरीर भी इस अति सक्रियता को झेल नहीं पाता। शरीर में सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। जैसे हमारा हार्ट रेट जो कुछ समय के लिए बढ़ता था, वो हमेशा बढ़ा हुआ ही रहेगा, जिससे हार्ट अटैक का खतरा बना रहेगा। जो ब्लड प्रेशर कुछ समय के लिए बढ़ता था, अब हमेशा बढ़ा रहेगा, जिससे हाई बीपी की बीमारी होगी, जिससे ब्रेन स्ट्रोक, हेमरेज का खतरा बना रहेगा। रेस्पिरेटरी डिजीज होने का खतरा रहेगा, डायबिटीज होगा, अनेक बीमारियां गंभीर रूप से होगी। मांसपेशियों में खिंचाव, तनाव बने रहने पर कंधे, गर्दन, हाथ, पैर, शरीर में दर्द बना रहता है। इस तरह हमारी सुख चैन पूर्ण जिंदगी अशांत बन जाती है, क्योंकि हमने सिंपैथेटिक को मुख्य बना रखा है।
पैरासिम्पैथेटिक को अपना काम करने का मौका ही नहीं मिलता। पैरासिम्पैथेटिक को काम करने का मौका मिलेगा तो गड़बड़ दूर होगी। तो अब उपाय क्या है? नेक्स्ट प्लीज। हमारे पास दो उपाय है। पहला उपाय है कि हम दवाइयों का प्रयोग करें, एलोपैथी में जिसे हम ट्रैंक्विलाइजर्स कहते हैं। ये हमारी शारीरिक मदद करते हैं, लेकिन उसका इफेक्ट टेम्पररी है। इससे एक बार बीमारी उपशांत होती हुई लगती है, किंतु कालांतर में उसके दुष्परिणाम सामने आते हैं और लंबे काल में ये गोलियां स्वयं बीमारी से अधिक खतरनाक बन जाती है। तो दूसरा उपाय क्या है? जैसे हमने अभी देखा कि पैरासिम्पैथेटिक शरीर में शांति का वातावरण निर्मित करता है, तो हमें पैरासिम्पैथेटिक परानुकंपी प्रणाली को एक्टिव करना चाहिए। ऐसा उपाय जिससे परानुकंपी प्रणाली अपना कर्तव्य क्षमता पूर्वक निभा सके। नेक्स्ट प्लीज। तो उसका रामबाण इलाज है कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग के प्रयोग से हम पैरासिम्पैथेटिक को एक्टिव करके जो हानि हमारे शरीर में स्ट्रेस की वजह से घटित हुई है, उसे हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, निष्फल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। कायोत्सर्ग की साधना का मूल्यांकन करने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए फिर से हम मांसपेशियों का वर्किंग मैकेनिज्म को देखेंगे। सबसे पहले मसल्स मूवमेंट करता है कॉन्ट्रैक्शन के माध्यम से। ब्रेन से नर्व्स के द्वारा मसल्स में इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में मैसेज आता है, जिससे मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये हम जान चुके हैं। तो जो नर्व इलेक्ट्रिक सिग्नल ला रही है, उसे हम इलेक्ट्रिक तार के रूप में कल्पना करेंगे, और जो मसल हम कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट, विद्युत चुंबक कहेंगे। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक मैग्नेट में जितना तेज इलेक्ट्रिक करंट जाता है, उतना उस मैग्नेट का मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व बढ़ता है, और वो मैग्नेट उतनी ज्यादा मात्रा में आयन को, लोहे को खींचता है। वैसे ही नर्व्स के द्वारा मसल्स में जितना तीव्र इलेक्ट्रिक करंट, उतना तीव्र कॉन्ट्रैक्शन। तो जैसे ही नर्व रूपी वायर, तार से इलेक्ट्रिक करंट आता है, ये मांसपेशी रूपी इलेक्ट्रोमैग्नेट सक्रिय हो जाता है। मींस मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी, उतना तीव्र इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकत्व, और जितना तीव्र इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उतना ज्यादा मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन, और जितना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन, उतनी नर्व्स एंड मसल्स की ऊर्जा का व्यय, इलेक्ट्रिक एंड केमिकल एनर्जी का व्यय। नेक्स्ट प्लीज। हमारी डे टू डे लाइफ में हम 3 प्रकार की स्टेट से रेगुलरली गुजरते हैं। एक नींद की अवस्था, दूसरी आराम की अवस्था, तीसरी कार्य क्रिया की अवस्था, अर्थात स्लीप, रेस्ट एंड एक्टिव। इन तीनों अवस्था में इलेक्ट्रिक और केमिकल एनर्जी की इंटेंसिटी अलग अलग होती है। स्लीप में दोनों ऊर्जा की तीव्रता मंद होती है, रेस्ट में थोड़ा अधिक होता है, और एक्टिविटी में थोड़ा और अधिक होती है। नेक्स्ट प्लीज। लेकिन कुछ लोग चौथी अवस्था से भी गुजरते हैं, जिसे हम तनाव की अवस्था, इंटेंस स्ट्रेस कहते हैं। इस अवस्था में केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी की तीव्रता बहुत बढ़ जाती है, जिसके कारण हमारे मसल्स में ओवर मैग्नेटिज्म हो जाता है, और ओवर मैग्नेटिज्म के कारण मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की अवस्था में ही रह जाता है। तो जब
नेक्स्ट प्लीज। तो जब मसल्स कॉन्स्ट्रिक्टेड स्टेट में लंबे समय तक रहेगा तो क्या होगा? एक तो इलेक्ट्रिक और केमिकल एनर्जी का व्यय होगा और दूसरा हमारा ब्लड सर्कुलेशन सीमित हो जाता है, कम हो जाता है, कभी कभी बंद सा हो जाता है, जिसके कारण मसल्स में लैक्टिक एसिड इकट्ठा होता है जो एक प्रकार का टॉक्सिन है। मसल्स में लैक्टिक एसिड के इकट्ठा होने पर पेन होता है, साथ में शरीर में टायर्डनेस, लिथार्जी, थकान की अनुभूति होती है। नेक्स्ट प्लीज। तो हमें कायोत्सर्ग के प्रयोग के साथ साथ योगासन का भी अभ्यास करना चाहिए और योगासन के साथ साथ हमें दिन भर अपने पोस्चर के प्रति भी जागरूकता रखनी चाहिए, क्योंकि गलत पोस्चर से उठने, बैठने, सोने के गलत तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हमारी मांसपेशियों में हमेशा तनाव बना रहता है और मांसपेशियों की संरचना में भी बिगाड़ हो सकता है। लेकिन योगासन के प्रयोग और सही पोस्चर से शरीर में सुचारू रूप से प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन होता रहता है और लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में से इंटेंस स्ट्रेस की वजह से जो इकट्ठा हो गया था वो भी हट जाता है। टाइम टू टाइम इस लैक्टिक एसिड हमारे शरीर से निकल जाता है और हम फिर से एनर्जेटिक हो जाते हैं। नेक्स्ट प्लीज। कायोत्सर्ग का एक प्रयोग और है, कंठ का कायोत्सर्ग, स्वर यंत्र का कायोत्सर्ग, अर्थात जहां से ध्वनि उत्पन्न होती है, कायोत्सर्ग ऑफ लैरिंग्स। वहां का कायोत्सर्ग करना क्यों जरूरी है? तो हमारे मस्कुलर सिस्टम में एक प्रकार का रूल है कि चाहे बड़ी मसल्स को एक्टिव करना हो या छोटे मसल्स को एक्टिव करना हो, एक समान मात्रा में नर्वस एनर्जी लगती है। यानी कि कार्य करने वाली मसल्स की साइज बड़ी हो या छोटी हो वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कार्य करने के लिए कितनी मसल्स चाहिए, नंबर ऑफ मसल्स कितनी चाहिए, वो अधिक इंपॉर्टेंट है। कार्य करते वक्त जितनी ज्यादा संख्या में मसल्स इन्वॉल्व होगी उतनी ज्यादा हमारी नर्वस एनर्जी उसमें खर्च होगी। जब कोई व्यक्ति बोलता है तो उसमें लगभग 100 मसल्स इन्वॉल्व होती है, हमारे चेहरे की, नाक की, गर्दन की, गले की, स्वर यंत्र की, इस पूरे भाग की, और ब्रेन का भी पूरा इन्वॉल्वमेंट होता है। क्योंकि जब हम बोलते हैं उसके पहले हम सोचते हैं कि हमें क्या बोलना है, हम शब्दों को अरेंज करके सेंटेंस बनाते हैं, फिर बोलते हैं। इसीलिए मन को मुख भाषा और वाणी को मुखर मन कहते हैं। एक वक्ता और एक श्रमिक दोनों के कार्य में यूज होने वाली एनर्जी की तुलना करें तो वक्ता को वक्तव्य देते वक्त संख्या में ज्यादा मसल्स का यूज करना पड़ता है, जबकि लेबर को श्रम के दौरान संख्या में कम मसल्स का यूज करना पड़ता है। इसीलिए लेबर की वक्ता से कम एनर्जी खर्च होती है। हाँ, लेबर के हाथ पैर की बड़ी बड़ी मसल्स का यूज करता है पर उसकी संख्या कम होती है, जबकि वक्ता गले की, चेहरे की छोटी छोटी मसल्स का यूज करता है पर उसकी संख्या ज्यादा है। इसीलिए श्रमिक से ज्यादा वक्ता की एनर्जी खर्च होती है। तो ऊर्जा का व्यय कितनी मात्रा में होगा, इस बात का आधार क्रिया में इन्वॉल्व होने वाली मसल्स की संख्या पर है, न कि उनकी लंबाई चौड़ाई या उनकी शक्ति पर।
कंठ का कायोत्सर्ग करने पर हमारे बोलने से संबंधित सारी मसल्स शिथिल हो जाती है। ये हुआ फिजिकली बोलना बंद, मौन। लेकिन हम मेंटल रूप से, मानसिक रूप से भी बोलते हैं, और जब मानसिक रूप से बोलते हैं, सोचते हैं, तब भी हमारे स्वर यंत्र की मांसपेशियों को छोड़कर बाकी सभी मोटर न्यूरॉन्स, सारी मांसपेशियां, गर्दन की, चेहरे की, नाक की, सबको काम करना पड़ता है, जिससे ऊर्जा ज्यादा खर्च होती है, ऊर्जा का व्यय होता है। तो हमें मेंटल रूप से भी सोचना बंद करना पड़ेगा। हमें कोई भी प्रकार का विचार अपने मन में नहीं लाना है। कायोत्सर्ग में हम फिजिकल साइलेंस, मौन भी रखना है, और मेंटल साइलेंस, आंतर मौन भी रखना है। तभी सही अर्थ में कंठ का कायोत्सर्ग होगा, और तभी व्यक्ति बहुत बड़े ऊर्जा के व्यय से बच जाता है। नेक्स्ट प्लीज। न्यूरॉन्स के बारे में एक विशेष बात ये है कि न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स पुराने या मृत होने पर उसे बदला नहीं जा सकता। दूसरे सेल जैसे मसल सेल, बोन सेल, ब्लड सेल वगैरह वगैरह सेल्स प्रतिदिन लाखों करोड़ों की संख्या में निकम्मी और मृत होते हैं, और उन कोशिकाएं, उन सेल्स का स्थान नई स्वस्थ कोशिकाएं ले लेती है। इसीलिए स्किन कटने पर हीलिंग हो जाता है, हड्डियां टूटने पर भी जुड़ जाती है, लिगामेंट्स के टेयर होने पर भी हील हो जाता है। लेकिन न्यूरॉन्स को उनके पुराने या मृत होने पर बदला नहीं जा सकता। ज्यों-ज्यों व्यक्ति की आयु बढ़ती जाती है, न्यूरॉन्स की संख्या घटती जाती है। यदि हम मानसिक तनाव या किसी भी कारण न्यूरॉन्स को आहट कर देते हैं, इंजर्ड कर देते हैं, तो हम सदा सदा के लिए उन्हें आहट, इंजर्ड कर देते हैं, जो अपने पीछे अपूरणीय क्षति, इरिपेरेबल डैमेज छोड़ जाती है। तो हमें न्यूरॉन्स को बहुत बहुत बचाकर रखना है। तो कायोत्सर्ग के साइंटिफिक एस्पेक्ट का कंक्लूजन, नेक्स्ट प्लीज। कंक्लूजन ये है कि कायोत्सर्ग से हम अपने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को इतना स्ट्रांग बना दे कि वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को अपने पर हावी न होने दे। संकट की स्थिति में सिंपैथेटिक हमारी सुरक्षा के लिए हमारे भीतरी अंगों को अति व्यस्त करे, वो अच्छा है। लेकिन यही सिंपैथेटिक हमारे भीतरी अंगों को अस्त व्यस्त कर दे, ये अच्छा नहीं है। वो भीतरी अंगों को अस्त व्यस्त कर दे, उसके पहले ही हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक पे कंट्रोल कर दे। साइंस की भाषा में कायोत्सर्ग की विशेषता है कि वह पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव करता है, और जितना ज्यादा हम कायोत्सर्ग की साधना अभ्यास करेंगे, उतना हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्ट्रॉन्ग, मजबूत होगा। एक छोटी सी स्टोरी कहना चाहूंगी। एक जंगल में दो दोस्त जा रहे थे, सामने से भालू आया, एक दोस्त पेड़ पे चढ़ गया, दूसरे को पेड़ पे चढ़ना नहीं आता था, वो जमीन पर लेट गया। दूसरा दोस्त डरा हुआ था, लेकिन उसने धैर्य के साथ अपनी विवेक चेतना से काम लिया। उसने इधर उधर भागने के बजाय कायोत्सर्ग की मुद्रा में लेट गया। उसने अपनी स्थूल प्रवृत्तियों को बंद करके अपनी भीतरी सूक्ष्म प्रवृत्तियां जैसे श्वास आदि को इतना मंद कर दिया कि भालू को लगा यह मरा हुआ व्यक्ति है, इसलिए भालू सूंघ के चला गया। कहने की बात यह है कि दूसरा दोस्त डरा, उसका सिंपैथेटिक एक्टिव हुआ, लेकिन उसने धैर्य से, विवेक चेतना से काम लिया। उसका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इतना
स्ट्रॉन्ग था कि सिंपैथेटिक पे कंट्रोल करके श्वास, हृदय की धड़कन आदि भीतरी क्रियाओं को मंद कर दिया। वो जीते जी मृत के समान पड़ा रहा और वो बच गया। तो ये है कायोत्सर्ग का फल। अब हम कायोत्सर्ग के परिणाम को जानेंगे। नेक्स्ट प्लीज। समझदार व्यक्ति कार्य करने से पहले हमेशा परिणाम का चिंतन करता है और करना चाहिए। कायोत्सर्ग का शारीरिक परिणाम है तनाव मुक्ति, हल्कापन। कायोत्सर्ग से हमारे भीतर इस तरह के चेंजेस आते हैं कि हम हर तरह के तनाव को, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, भावनात्मक हो, इजीली मैनेज कर पाते हैं। और तनाव दूर होने पर स्वाभाविक रूप से व्यक्ति अपने आप में हल्कापन महसूस करता है। साइंटिफिकली देखें तो शरीर की शिथिलता की अवस्था में शरीर खुद विषैले पदार्थ को, टॉक्सिन को बाहर निकालने में लग जाती है। जैसे जैसे मांसपेशियों से लैक्टिक एसिड दूर होगा, वैसे वैसे स्फूर्ति आती ही है। शरीर की शुद्धि के साथ साथ रोग प्रतिकारक शक्ति, इम्यूनिटी पावर भी बढ़ता है। मानसिक रूप से देखें तो कायोत्सर्ग में हम साइलेंस, मौन के साथ साथ आंतर मौन, इनर साइलेंस भी होते हैं, जिससे मानसिक एकाग्रता, मानसिक संतुलन बढ़ता है। कायोत्सर्ग में ब्रेन में अल्फा वेव की उत्पत्ति होती है। अल्फा वेव की स्थिति में व्यक्ति शांत, जागरूक, रिलैक्स रहता है और इस अवस्था में कोई भी समस्या का हल व्यक्ति इजीली कर लेता है, जिससे मानसिक तनाव दूर होकर फुर्ती आती है। व्यक्ति की ध्रुति में वृद्धि होती है। ध्रुति अर्थात धैर्य। धैर्यवान व्यक्ति हमेशा शांत, रिलैक्स रहता है। रेगुलर कायोत्सर्ग के अभ्यास से गहरी शिथिलता भीतर तक व्याप्त हो जाती है, जिससे व्यक्ति में धैर्य का विकास होता है। साइंटिफिकली कायोत्सर्ग से व्यक्ति का पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाता है। मींस जब सिंपैथेटिक अपना काम कर रहा है, अंगों की सक्रियता बढ़ा रहा होता है, उस वक्त भी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का सिंपैथेटिक पे अपना कंट्रोल बना रहता है, ताकि शरीर में कुछ अस्त व्यस्त ना हो जाए। भावनात्मक परिणाम देखें तो व्यक्ति के उत्तेजना स्तर में न्यूनता आती है। कायोत्सर्ग से व्यक्ति में धैर्य का, सहिष्णुता का, अभय का विकास होता है, जिससे व्यक्ति के सामने कोई भी परिस्थिति हो, वो उत्तेजित नहीं होता और शायद कभी कभी उत्तेजित परिस्थिति से थोड़ा सा उत्तेजित हो भी जाए, पर तुरंत कंट्रोल कर लेता है। साइंटिफिकली देखें तो कायोत्सर्ग से अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्रावों की मात्रा में उल्लेखनीय परिवर्तन आता है। न्यूरॉन्स में आवेश उत्तेजना के दौरान न्यूरॉन्स में उत्पन्न होने वाले विद्युत तरंग की गति एवं लय में परिवर्तन आता है कायोत्सर्ग से, जिससे भी उत्तेजना स्तर में न्यूनता आती है। आध्यात्मिक परिणाम के अंतर्गत आता है आत्मबोध, वेद विज्ञान, ज्ञाता दृष्टा भाव का जागरण, क्षमता का विकास। आत्मबोध अर्थात आत्मा के प्रति जागरूकता, चेतना के प्रति जागरूकता। जैसे मकान अलग है, मकान में रहने वाला मालिक अलग है, दोनों में इंपॉर्टेंट है मकान मालिक। वैसे ही शरीर अलग है, शरीर में रहने वाली आत्मा अलग है, दोनों में इंपॉर्टेंट है आत्मा। वो मैं हूं, मैं आत्मा हूं। इस तरह का आत्मबोध होता है कायोत्सर्ग में। आत्मा का स्वभाव है केवल जानना यानी ज्ञाता, केवल देखना यानी दृष्टा। मैं आत्मा हूं तो मेरा स्वभाव है ज्ञाता दृष्टा। इस तरह
अपने ज्ञाता दृष्टा भाव का जागरण होता है। व्यवहार की दृष्टि से व्यक्ति के दृष्टिकोण में परिवर्तन आता है, पदार्थ प्रतिबद्धता से मुक्ति होती है। जैसे जैसे व्यक्ति को आत्मा और पुद्गल का स्पष्ट भेद साक्षात होता है, व्यक्ति में विवेक चेतना पुष्ट होती है, व्यक्ति में त्याग और विसर्जन की शक्ति का विकास होता है। अर्थात व्यक्ति संसार में रहते हुए रोटी कपड़ा मकान का यूज करता है, पर अनासक्त भाव से। व्यक्ति अपनी चीज वस्तुओं के, अपने परिवार की केयर भी करता है, पर डिटैचमेंट के साथ, अनासक्त भाव से। इस तरह पदार्थ प्रतिबद्धता से मुक्ति होती है। नेक्स्ट प्लीज। अब हम कायोत्सर्ग की प्रक्रिया को जानेंगे। कायोत्सर्ग 3 मुद्राओं में, पोस्चर्स में किया जाता है, लेटकर, बैठकर, खड़े रहकर। सामान्यतः नए साधक बिगिनर्स लेटकर कायोत्सर्ग का अभ्यास करते हैं, क्योंकि लेटकर कायोत्सर्ग करना आसान होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप कायोत्सर्ग के प्रयोग में परिपक्व होते जाते हैं, आप बैठकर, खड़े रहकर इजीली कर पाते हैं। खड़े रहकर कायोत्सर्ग करना उत्तम है, बैठकर करना मध्यम और लेटकर करना सामान्य है। नेक्स्ट प्लीज। कायोत्सर्ग में हम सबसे पहले संकल्प लेते हैं कि मैं शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तनाव से मुक्त होने के लिए कायोत्सर्ग का प्रयोग करती हूँ। इन तीनों प्रकार के तनाव से ही आगे आदि, व्याधि, उपाधि आती है, जो आध्यात्मिक मार्ग पे आगे बढ़ने में रुकावट पैदा करती है। इसीलिए तीनों तनावों को दूर करने के लिए हम संकल्पबद्ध होते हैं। फिर हम खड़े रहकर तनाव और शिथिलता के प्रयोग की 3 आवृत्ति करते हैं, जैसे ताड़ासन। ताड़ासन से हमारे भीतर की सुस्ती निकल जाती है और प्रयोग के दौरान हमें निंद्रा या तंद्रा में नहीं जाते। वैसे भी हम अपनी रेगुलर लाइफ में भी देखें तो सुस्ती दूर करने के लिए अंगड़ाई लेते हैं, ताड़ासन करते ही है। फिर जिस आसन में आप सुविधापूर्वक लेटकर, बैठकर या खड़े रहकर कायोत्सर्ग कर सकते हैं, उसका चुनाव करें। खड़े रहकर करते वक्त सीधे खड़े रहे, गर्दन, रीढ़ सीधी रहे, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, हाथ साथल से सटे रहेंगे, दोनों पैरों में इतना अंतर रखें जितना दोनों कंधों में है। बैठकर कायोत्सर्ग जिस आसन में आप सुविधापूर्वक स्थिरता से बैठ सकते हैं, उस ध्यान आसन का चुनाव करें। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन या वज्रासन, हाथों की मुद्रा वितराग मुद्रा। लेटकर करने वालों के लिए पीठ के बल लेटे, दोनों पैरों के बीच 1.5 फीट का फासला, दोनों हाथ शरीर से आधे फीट की दूरी पे, हथेलियां आकाश की ओर, आंखों को कोमलता से बंद करें। इस पोजीशन में आने के बाद 1 मिनट भारीपन और 2 मिनट हल्केपन का अनुभव करवाया जाता है। हमें कोई भी कंडीशन, स्थिति को अगर समझना है तो उसके लिए अपोजिट कंडीशन को भी समझना पड़ेगा। जैसे रात ही रात चलती रहे और हमने कभी उजाले को देखा ही नहीं, तो हमें लगेगा कि वो रात जो हमारी चल रही है वो ही हमारी नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन जब हमें पता चलता है कि सुबह होती है, तब हम रात का अनुभव कर सकते हैं, अंधेरे का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है रोशनी क्या है, उजाला क्या है। तो जब हम तनाव का, भारीपन का अनुभव नहीं करेंगे, तब तक हम शिथिलता का, हल्केपन का महत्व नहीं जान पाएंगे। इसीलिए शुरुआत में 2 अपोजिट स्थितियों का, भारीपन, हल्कापन का अनुभव करवाया जाता है। नेक्स्ट स्टेप आता है शिथिलीकरण। पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक एक एक बॉडी पार्ट पर चित्त को ले जाकर शिथिलता का स्नेहमय सुझाव देते हैं और स्नेहमय सुझाव देने के बाद शिथिलता का अनुभव करते हैं। यहाँ पर हम स्थिर, शिथिल किसको करते हैं? हमारा जो औदारिक शरीर है, हाड़ मांस का शरीर है, इनमें
हमने अभी देखा कि जो दो प्रकार के मसल्स है, वॉलेंटरी एंड इनवॉलेंटरी, तो हम वॉलेंटरी मसल्स को अर्थात हाथ, पैर, गर्दन आदि के मसल्स को इंस्ट्रक्शन के द्वारा, ऑटो सजेशन के द्वारा स्थिर शिथिल करते हैं। और जैसे ही वॉलेंटरी मसल्स को रिलैक्स करते हैं, श्वास को मंद करते हैं, धीरे धीरे अपने आप इनवॉलेंटरी मसल्स भी रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं। अर्थात इनवॉलेंटरी मसल से बने अंगों की क्रिया मंद, स्लो डाउन हो जाती है। उसके साथ इन सभी मसल्स को एक्टिव करने वाले मोटर न्यूरॉन्स भी विश्राम की स्थिति में चले जाते हैं और इसका अनुकरण करके सेंसरी न्यूरॉन, संवेदी नाड़ियां जो ब्रेन को संवेदना का मैसेज पहुंचाते हैं, वो भी विश्राम की स्थिति में चली जाती है। इसीलिए जैसे जैसे काउचर का अभ्यास बढ़ता है, सभी अंग इतने शिथिल हो जाते हैं कि हम उन्हें हिलाने की कोशिश भी करते हैं तो वो नहीं हिल पाते। उस वक्त मच्छर काटे या ठंड लगे, इन सब चीजों की फीलिंग्स भी होनी बंद हो जाती है, क्योंकि अब हमारा ध्यान शिथिलता पे है। तभी हम भीतर जा सकते हैं। उसके बाद आभा मंडल की निर्मलता का अनुभव करते हैं। आभा मंडल क्या है? आभा मंडल हमारे भीतरी भावों का रिफ्लेक्शन है, भीतरी लेशियाओं का रिफ्लेक्शन है। हम जानते हैं कि 6 प्रकार की लेशियाओं में सबसे शुभ लेशिया है शुक्ला, जिसका रंग है चमकता हुआ श्वेत रंग। जब हम बाहर से श्वेत रंग का ध्यान करते हैं तो उसका रिफ्लेक्शन भीतर पड़ता है, उसकी रोशनी भीतर के सूक्ष्म शरीर तक पहुंचती है, जिससे हमारी लेशिया, हमारे भाव पवित्र हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, जिससे हम और भीतर गहरे कायोत्सर्ग में उतरते हैं। हमारे पास 3 शरीर है, औदारिक, तेजस और कार्मण शरीर। तो पहले हमने औदारिक शरीर को स्थिर किया, शिथिल किया, फिर आभा मंडल में श्वेत रंग का ध्यान करके हमने प्राण धारा और तेजस शरीर के स्तर पे काम किया। अब हम आते हैं कार्मण शरीर के पास। हम कर्मों को अनंत अनंत जन्मों से बांधते आ रहे हैं और जब तक इन कर्मों का अंत नहीं करेंगे, हमें मोक्ष नहीं मिलेगा। हमारा अंतिम लक्ष्य है मोक्ष। तो अगर हमें इन कर्मों से मुक्ति पाना है तो हमें अपने माइंड में क्लियरली समझना पड़ेगा कि आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। जब ये बात समझ में आ जाएगी तो जितना भी शरीर के प्रति ममत्व है, आसक्ति है, अटैचमेंट है, वो छूट जाएगा। हम डिटैचमेंट, अनासक्ति की ओर आगे बढ़ते हैं, कर्मों से मुक्त होते हैं और एक दिन मोक्ष प्राप्त करेंगे। तो फिर शिथिलता की पोजीशन में आकर ही हम वेद विज्ञान का अनुभव करते हैं। शरीर और आत्मा को अलग अलग फील करना है। दोनों को अलग अलग फील करने के बाद हमें ये समझना है कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। उसके बाद मैं आत्मा हूं तो मुझे अपने स्वरूप का, ज्ञाता दृष्टा स्वरूप का अनुभव करना है। शुरू शुरू में ऐसा लगता है कि अरे ऐसा कैसे होता है, शरीर और आत्मा अलग कैसे हो सकती है। पर जब हम प्रयोग करते चले जाते हैं, रिलैक्सेशन की गहराई में उतरते चले जाते हैं, हमें शरीर और आत्मा का भेद नजर आना शुरू हो जाता है। अपने गोल पर पहुंचने में टाइम लगता है, किंतु उसके लिए रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी चाहिए। अंत में हम पूरे शरीर में चित्त और प्राण की यात्रा करते हैं, चैतन्य की जागृति और प्राण का अनुभव करते हैं। फिर 3 दीर्घ श्वास के साथ शरीर में सक्रियता का अनुभव करेंगे और कायोत्सर्ग से वापस आएंगे। बैठने की मुद्रा में शरण सूत्र का उच्चारण करते हैं, श्रद्धा सूत्र,
वंदे सच्चर का उच्चारण करते हैं और कायोत्सर्ग संपन्न करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ओम अरहम। थैंक यू अभिलाषा जी। थैंक यू सो मच माया जी। हम सबने स्कूल में थोड़ा बहुत तो साइंस सबने ही पढ़ा है, पर इतने सुंदर तरीके से और इतने डिटेल में एक्सप्लेनेशन आप ही से सुनते हैं, तो बहुत अच्छी तरीके से आपने हमें कायोत्सर्ग के विभिन्न वैज्ञानिक पक्षों के बारे में समझाया। उसके लिए आपके प्रति बहुत बहुत आभार। सर, अभी होमवर्क के भी क्वेश्चंस है और आपके पास भी अगर कोई प्रश्न आए हो। मेरे पास प्रश्न है। एक बार यदि ऑडियंस के कोई प्रश्न हो आज के विषय के बारे में। जी, अगर आप सभी पार्टिसिपेंट्स में से किसी के भी आज के सेशन से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो तो प्लीज अपना हैंड रेज करें। अभिलाषा जी, चैट बॉक्स में मंगवा लीजिए, तब तक मैं जो मेरे पास क्वेश्चन आए उनके आंसर देता हूँ, तब तक आप चैट बॉक्स में मंगवा। जी सर, आप सब चैट बॉक्स में प्लीज अपना प्रश्न टाइप करके भेज दीजिए, तब तक सर दूसरे क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। माया जी प्लीज आप बने रहिए। हाँ जी सर। पहला प्रश्न मेरे पास है कि योग निद्रा और कायोत्सर्ग में क्या अंतर है। योग निद्रा और कायोत्सर्ग, योग निद्रा का मतलब है कि जब हम सोते समय शिथिल अवस्था में सजगता पूर्वक नींद लेने का अभ्यास करते हैं, ये एक तरीके से योग निद्रा मानी जाती है। एक तो होता है एक आदमी जैसे मर्जी नींद आ गई, किसी भी पोस्चर में नींद आ गई, किसी भी विचारों में नींद आ गई, ऐसा नहीं। योग निद्रा का मतलब है सबसे पहले शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। चाहे तो हम श्वासों पर ध्यान टिका सकते हैं, चाहे तो किसी चैतन्य केंद्र पर ध्यान टिका सकते हैं, और धीरे धीरे निर्विचार अवस्था में, सजगता की अवस्था में धीरे धीरे नींद में चले। इससे होगा क्या, कम घंटों में आपकी साउंड स्लीप रहेगी तो नींद की पूर्ति हो जाएगी। एक आदमी 8 घंटे सोता है, लेकिन 8 घंटे सोने के बाद भी लगता है नींद पूरी नहीं हुई। एक आदमी 5 घंटे में भी लगता है कि नींद मेरी पूरी हो गई। तो योग निद्रा का अभ्यास, ताकि नींद के समय भी न तो स्वप्न रहे न विचार रहे, पूरा मस्तिष्क शांत रहे और शरीर भी पूरा शिथिल अवस्था में रहे। इस दृष्टि से योग निद्रा का अभ्यास सामान्य से किया जाता है। अब रही अंतर की बात रहे तो सबसे पहले मुद्रा से शुरू करते हैं। कायोत्सर्ग तो हम खड़े खड़े भी कर सकते हैं, लेकिन हम खड़े खड़े सो नहीं सकते, बैठकर भी कायोत्सर्ग कर सकते हैं। तो सामान्यतः योग निद्रा तो लेटकर ही किया जाएगा, लेकिन कायोत्सर्ग हम तीनों अवस्थाओं में कर सकते हैं। अब रही सजगता की बात। सजगता तो हमें दोनों में रखनी है कि भाई नींद भी हमको सजगता से लेनी है। नींद, बल्कि ये कहा जाता है कि योग निद्रा में हम नींद किस क्षण में आई उस क्षण को भी पकड़ ले। ये है सही मायने में योग निद्रा की नींद का कौन सा क्षण था वो भी हम पकड़ ले। तो योग निद्रा में तो सजगता से नींद लेना है, और कायोत्सर्ग में सजगता से नींद से बचना है। ये दोनों में बड़ा अंतर है। योग निद्रा में सजगता पूर्वक नींद लेनी है, सजगता से नींद के क्षण को पकड़ते हुए नींद में जाना है, जबकि कायोत्सर्ग में इतना सजग रहना है कि नींद आ नहीं पाए। ये दोनों में सजगता का इतना गहरा अंतर है। निर्विचारता का जहां तक प्रश्न है कि अब रही प्रोसेस में, योग निद्रा में प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन नहीं दिया जाता। जैसे हम कायोत्सर्ग में ऑटो सजेशन देते हैं, पैर के अंगूठे से शुरू करते हैं, योग निद्रा में इतना गहरे रिलैक्सेशन देने की जरूरत नहीं है। यदि हम इतने गहरे रिलैक्सेशन में जाएंगे तो शायद फिर नींद ही चली जाएगी, फिर नींद आना थोड़ा दिक्कत आ जाएगी। तो सामान्य अवस्था में पूरे शरीर को ढीला छोड़कर बस
किसी एक बिंदु पर चित्त को केंद्रित कर कर सजगता पूर्वक नींद आने का, बस नींद आने तक सजग रहते। और जबकि कायोत्सर्ग में डीप रिलैक्सेशन में हमको जाना है, तो जो प्रारंभिक अभ्यासी है उनको तो रिलैक्स मतलब सुझाव देना पड़ता है, लेकिन बाद के अभ्यास में सुझाव देने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये मोटे मोटे अंतर है कि योग निद्रा और कायोत्सर्ग में अंतर है। एक अंतर ये भी मान ले, क्योंकि कायोत्सर्ग का लक्ष्य बहुत बड़ा लक्ष्य है, भेद विज्ञान का लक्ष्य है, तो जबकि योग निद्रा का लक्ष्य मूलतः भेद विज्ञान है। मूलतः है कि नींद इतनी गहरी नींद आए कि हमारी एक ही नींद में हमको मतलब पर्याप्त रेस्ट का अनुभव होता है। अगला प्रश्न है कि कायोत्सर्ग में विवेक सूत्र का उच्चारण क्यों नहीं करते? देखिए क्या है, विवेक सूत्र का उच्चारण कायोत्सर्ग में भी किया तो जा सकता है, लेकिन ये आचार्य महाप्रज्ञ जी ने इसकी विधि का पार्ट नहीं बनाया। ऐसा नहीं है कि विवेक सूत्र ध्यान की अपेक्षा से ही आवश्यक है। विवेक सूत्र हमारे विवेक को जगाने वाले सूत्र हैं। इनका उच्चारण कायोत्सर्ग में भी किया तो जा सकता था, लेकिन आचार्य महाप्रज्ञ जी ने, जो कि प्रेक्षा ध्यान की पूरी प्रोसेस में मतलब जो प्रणेता है प्रेक्षा ध्यान के, तो उन्होंने विवेक सूत्र को इसका पार्ट नहीं बनाया। और अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक के क्या एक समान लाभ हैं? देखिए दोनों के लाभ कुछ समान है, कुछ अलग भी है। प्राण पर नियंत्रण, प्राण पर अनुशासन, इन सारी दृष्टियों से दोनों कुंभकों का बहुत महत्व है। जिसको प्राण पर नियंत्रण करना है उसको दोनों कुंभक का अभ्यास करना, अंत्य कुंभक का, बाह्य कुंभक का। लेकिन जो एक सबसे बड़ा अंतर ये है, अंतः कुंभक हमारी शारीरिक ऊर्जा मतलब शारीरिक शक्ति का विकास करता है मुख्यतः। जितना ज्यादा अंतः कुंभक का अभ्यास किया जाएगा उतनी ज्यादा हमारी शारीरिक शक्ति का विकास होगा। और बाह्य कुंभक के अभ्यास से मानसिक विकास ज्यादा होता है। ऐसा मानते हैं कि जब हम बाह्य कुंभक की स्थिति में होते हैं तो हमारे ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो ब्रेन की तरफ थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो इस दृष्टि से बाह्य कुंभक का अभ्यास किया जाता है। और अब रही निर्विचारता की दृष्टि से, निर्विचारता की दृष्टि से ना तो अंत्य कुंभक का ज्यादा महत्व है, ना बाह्य कुंभक का ज्यादा महत्व है। ध्यान के समय सहज कुंभक का ज्यादा महत्व है। आपको बताया जाता है कि आपको यदि विचार ज्यादा आ रहे हैं तो आप क्या करें, सहज कुंभक, जहां श्वास है वही रोक दें। केवली कुंभक भी कहते हैं इसे, सहज कुंभक को कहते हैं। तो ध्यान में यदि विचार ज्यादा आ रहे हैं तो विचारों को रोकने के लिए सहज कुंभक का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। और कई बार ये भी देखा गया है, जब हम गहरे ध्यान में जाते हैं, जैसे पर्टिकुलर चैतन्य केंद्र प्रेक्षा में ज्यादा होता है कि चैतन्य केंद्र प्रेक्षा में किसी चैतन्य केंद्र में गहरे में चले जाए तो कई बार ये होता है कि एक एक मिनट का कुंभक अपने आप लग जाता है। तो ये सहज, वो भी सहज कुंभक ही होता है। जहां गहरी एकाग्रता हुई, मन एकदम निर्विचारता की स्थिति में आया तो कुंभक भी अपने आप लग जाता है। तो निर्विचारता की दृष्टि से सहज कुंभक का बहुत बड़ा प्रयोग भी किया जाता है, उपयोगिता भी, और ध्यान में अपने आप भी लगता है। और जहां तक गैस एक्सचेंज में फायदे और नुकसान की दृष्टि से, उसमें अंत्य कुंभक और बहिः कुंभक दोनों का अपना महत्व है। तो हमको श्वास, लंबे श्वास के साथ में, मंद और लंबे श्वास के साथ में थोड़ा थोड़ा अंतः कुंभक, थोड़ा बाह्य कुंभक, दोनों का साथ में अभ्यास करना चाहिए। और इसके साथ नीलम जी श्रीलंका से प्रश्न है कि कायोत्सर्ग में शिथिलता और भेद विज्ञान में कितना समय लगा है? क्या नए साधक के प्रपोर्शन दोनों में कितना कितना प्रपोर्शन रहना चाहिए? हमने देखा है कि हमारा कायोत्सर्ग का जब 40 मिनट का जब प्रयोग होता है तो करीब करीब हम 25 मिनट शिथिलता के लिए लगाते हैं कि हम पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक 25 मिनट तक शिथिलता का ऑटो सजेशन देते हैं, ताकि हमारा शरीर का प्रत्येक हिस्सा शिथिल हो जाए। इसके बाद हम आभा मंडल, शरीर के चारों ओर चमकते हुए श्वेत रंग का दर्शन करते हैं, आभा मंडल की निर्मलता, और फिर भेद विज्ञान।
ये तो नए साधकों के लिए हुआ। अब रहा जैसे जैसे आपका कायोस्तर का अभ्यास बढ़े, तो ये जो 25 मिनट का समय है वो धीरे धीरे घटते घटते आधा 1 मिनट तक पहुंच जाना चाहिए। कि आपको लगा कि आपको 4-5 साल हो गए कायोस्तर का अभ्यास करते हुए, अब आपको शिथिलता में 25 मिनट नहीं लगाना, आपको शिथिलता में 1-2 मिनट से ज्यादा नहीं लगा। आपने पैर के मतलब मुझे तो लगता है एक एक अंग को भी देखने की जरूरत नहीं, आपने पूरे राइट पैर को देखा, बस 1-2 सेकंड देखा, इतने में तो दायां पैर शिथिल। आपने 1-2 सेकंड में बाएं पैर को देखा, पूरे पैर को एक साथ देखा, पूरा बायां पैर रिलैक्स हो गया। इस तरीके से 1 से 2 मिनट में पूरे शरीर को शिथिल कर ले। और ये अभ्यास जो जिसका गहरा अभ्यास होता है वो तो पूरे शरीर को देखेगा, बस उस 1 मिनट के लिए पूरा शरीर शिथिल हो जाएगा। जो नए साधक को शिथिल करने में 25 से 30 मिनट लगते थे, उससे भी गहरी शिथिल अवस्था में पुराना साधक 1 मिनट के भीतर भीतर जा सकता है। तो अब प्रश्न ये रहा कि वो साधक फिर अब करे क्या? अब साधक को वापस जो 1 मिनट के बाद जो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा जितना भी समय लगाना है, वो सारा समय उसको भेद विज्ञान में लगा। बस 1 मिनट में शरीर शिथिल और उसके बाद अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप का अनुभव करना। कि शरीर शिथिल पड़ा हुआ है, उसको जानने वाले, देखने वाले का अनुभव करना, ज्ञाता दृष्टा स्वरूप का अनुभव करना। ये भेद विज्ञान का अनुभव पुराने साधकों के लिए 1 मिनट के बाद का सारा समय उनके लिए फिर भेद विज्ञान का, चाहे वो 20 मिनट का करें, 30 मिनट का करें, 3 घंटे का करें। और नए साधकों के लिए प्रारंभ में 25 मिनट शिथिलता के लिए है और फिर बाद में जितना समय उनके लिए बचे वो भेद विज्ञान का है। तो यही प्रश्न आए थे। अब अभिलाषा जी, आप प्रश्न जो आए हुए हैं वो आप माया जी के सामने। जी सर। सोनल जी परीख का प्रश्न है, कायोत्सर्ग कितने प्रकार के हैं और कौन से? कायोत्सर्ग तो हमने 2 प्रकार के पढ़े हैं। जैसे कि हमने 4 चरण में जो कायोत्सर्ग करते हैं वो छोटा कायोत्सर्ग, और फिर जो संपूर्ण कायोत्सर्ग जो हमने आज बताया, जो पूरा का पूरा 4 चरणों वाला होता है वो संपूर्ण कायोत्सर्ग। इसके अलावा हम लोग जो वैसे तो 1 मिनट का, 5 मिनट का, 10 मिनट का वैसा भी कायोत्सर्ग हम अलग अलग अवधि के अनुसार कर सकते हैं। लेकिन मुख्यतः हमने 2 कायोत्सर्ग हम करते हैं। एक तो 4 चरण में होता है वो कायोत्सर्ग, और दूसरा संपूर्ण कायोत्सर्ग। और फिर अगर भावनात्मक रूप से हमें लाभ चाहिए या आध्यात्मिक रूप से लाभ चाहिए, तो इसके लिए कायोत्सर्ग की अवधि अलग अलग हो सकती है। बाकी कायोत्सर्ग तो यही रहेगा। जी। एक नीलम जी मेहता का उनका शेयरिंग है। तो वो बता रहे हैं कि जब वो कायोत्सर्ग करते हैं तो शिथिलीकरण के समय जब सोकर करते हैं कायोत्सर्ग, तो पैर तक शिथिल करते हैं, तब तक पता चलता है, उसके बाद कहीं खो जाते हैं और फिर शरण सूत्र के समय ही चेतना जागती है, बीच में कुछ पता नहीं चलता। ये सोने वाले कायोत्सर्ग में हुआ था। और उन्होंने ये भी लिखा है कि खड़े खड़े किया तो वाइब्रेशन फील हुए और एक्टिव भी रही पूरे टाइम स्टैंडिंग कायोत्सर्ग में। तो ऐसा क्यों हुआ, शायद वो ये ऐसा जानना चाहते हैं। मेरे ख्याल से जब लेटकर वो कायोत्सर्ग करते थे तब उनकी शिथिलता और गहरी हुई लगती है, ताकि उनको कोई भी वाइब्रेशन के ऐसा कुछ फील ही ना हो रहा था, उसको अपने आप को भी फील ना कर पा रहे थे। और जब खड़े रहकर करते हैं तब उनको वाइब्रेशन ऐसा फील हो रहा था। यानी कि शिथिलता तो हुई, लेकिन शायद लेटकर करने में जितनी शिथिलता हुई उतनी नहीं हो पाई रही ना हुई हो, ऐसा मेरा मानना है। बाकी तो सर आप बता दीजिएगा प्लीज। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है नीलम जी को नींद आ गई है। जब लेटकर कायोत्सर्ग उन्होंने किया था तो शुरू में पैर तक तो चला वो कायोत्सर्ग, फिर उनको नींद आ गई और फिर जब शरण सूत्र का उच्चारण हुआ, उनकी नींद खुली तो उनको फिर अनुभव हुआ। और जब उन्होंने खड़े खड़े कायोत्सर्ग किया
तो उनको नींद नहीं आई। नींद नहीं आने के कारण उनको पूरे कायोत्सर्ग का अनुभव भी हुआ, प्रकंपनों का भी अनुभव हुआ। तो ये नींद का ही ज्यादा लगता है कई बार। अच्छा, कई लोगों को, इनको तो लंबी नींद आई नीलम जी को। कई लोगों को ऐसा होता है कि जैसे कुछ पार्ट छूटा, जैसे लगा कि वो पेड़ों तक पहुंचे थे, पेड़ों के बाद में लगता है कि पेट के कुछ अवयव छूटे, फिर सीने के अवयव चालू हुए, फिर उनको वापस से सुनाई देने लगा। तो कई बार तो नींद का टाइम बहुत छोटा सा होता है, कई बार नींद का टाइम बड़ा भी हो जाता है। और एक एक पोजीशन और हो सकती है जिसमें आदमी बहुत डीप चला जाए, लेकिन डीप जाने पर अनुभव, मतलब वो चेतनता बनी रहती है, उसको अनुभूति ये रहती है, बाहर का भले ही सुनाई ना दे, लेकिन उसको उसकी अनुभूति अलग हो जाती है। फिर वो उसको ये नहीं कह सकता कि पता ही नहीं चला कुछ भी, उसको फिर दूसरी अनुभूति होती जरूर है, बाहर का सुनाई दे या नहीं दे। नीलम जी के शायद शायद नींद हुई है, इसके कारण उनको बीच का कुछ सुनाई नहीं। सर एक प्रश्न आपके लिए ही है, मतलब आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। भाग्यवती जी परमार का है कि तालिका के बारे में विस्तार से बताएं। तालिका के जो तालिका शेयर की गई है, इसमें 5 बिंदु तो अपने उपसंपदा के हैं कि भावक क्रिया, प्रतिक्रिया, विगति, मैत्री, मिताहार, मितभाषण। अब आपको प्रतिदिन अपने को 10 में से नंबर दीजिए कि आप पूरे दिन में, आप 24 घंटे में मान लिया 8 घंटे नींद के छोड़ दीजिए, तो आप बाकी के 16 घंटे में आप कितने भावों के, मतलब सजग रहे। खाना खाते समय आपने जानते हुए खाया कि नहीं खाया, वर्तमान में रहते हुए खाया कि नहीं खाया, चलते हुए जागरूक कितने रहे, बोलते हुए कितने जागरूक रहे, मतलब पढ़ते समय कितने जागरूक रहे। तो भावक क्रिया सपोज करो पूरे दिन में आपने 15 मिनट रखी या आधा घंटा रखा, तो आप एक अपना एक तरीके से एक मूल्यांकन का एक तरीका बना दे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि भाई आज मैंने अपने आप को आधा मार्क्स दिया है, 10 में से आधा मार्क्स दिया है या 1 मार्क्स दिया है, तो मैं करीब करीब 1 मार्क्स जितना सजग रहा हूँ। तो आपको मालूम पड़ेगा कि मैं, मेरा फिर सजगता बढ़नी चाहिए, तो उस हिसाब से आप अपने आप को नंबर दें। आपका मित भाषण का जो जो हमारी मतलब ध्यान की चर्या के सूत्र है, तो आपने बोलने में अति तो नहीं करी, खाने में कहीं स्वाद के कारण अति तो नहीं की, तो आपने ये सारे 5 बिंदु का आकलन स्वयं करें। इसके बाद आपको इसमें जो आपको बताया कि 108 श्वास तक निर्विचार रहने का अभ्यास करना है। तो आपको डेली ये लिखना है कि आज मैं 45 श्वास तक पहुंच गया निर्विचार अवस्था, हाईएस्ट। आपको ये बताया गया था कि आपको 108 तक पहुंचना है, आपको आधा घंटा रोज अभ्यास करना, आप 20 तक पहुंचे, विचार आ गया तो वापस 1 पे आ जाइए। तो आप आज के दिन कितना हाईएस्ट पहुंचे एक साथ, तो वो श्वास की संख्या लिख दीजिए। वीकली आप लिखिए कि भाई मेरा सहज श्वास कितना है और प्रयास से श्वास मेरे कितने 1 मिनट में, वीकली ये लिख दीजिए। इसके साथ ये लिखिए कि आपने क्लास कौन सी अटेंड की है, उस क्लास की डेट लिखी है। तो शायद एक आध बिंदु और होगा। इस तरीके से आपको अपना स्व मूल्यांकन करना। इससे होगा क्या, देखिए क्या है, आप में प्रमाद नहीं आएगा, शिथिलता नहीं आएगी, आप सजग बने रहेंगे, आपको लक्ष्य के प्रति सजग रहेंगे। 5 बिंदुओं के मूल्यांकन से तो आप अपने जीवन के प्रति सजग रहेंगे, अपनी साधना के प्रति सजग रहेंगे। श्वास के मूल्यांकन से आपको अपनी प्रगति मालूम पड़ेगी। तो इन सारे ही बिंदुओं का आकलन करने से आपको अपने जीवन में ध्यान का आपके जीवन पर क्या असर आ रहा है, आप कितने सजग हैं इसका। और दूसरा, कुछ बिंदु ऐसे हैं जिससे आप लेवल 2 की आप तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सजग पूरी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं ही नहीं कर रहे हैं, आज आपने ध्यान कितना किया, आसन प्राणायाम कितने मिनट का किया। तो ऐसे करके शायद 11 बिंदु हैं। तो इन 11 बिंदुओं का डेली आपको मुश्किल से 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट भी मान लें, तो 5 मिनट आप डेली लगाएंगे तो आपके पूरे दिन का, आपकी साधना का मूल्यांकन आप कर पाएंगे। इस दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि जो लोग अपनी डायरी भरेंगे, तो उन लोगों को साधना के प्रति सजग होने का अवसर मिलेगा और उनको अच्छा लगेगा। सर और 2 प्रश्न हैं।
ले लीजिए, माया जी के हैं तो फिर माया जी शायद फिर कभी। जी माया जी, आपने जो सोनल जी परीख का प्रश्न आंसर किया कि कायोत्सर्ग के कितने प्रकार हैं, उसका कंटिन्यूएशन है कि कंठ का कायोत्सर्ग और भेद विज्ञान ये भी अलग अलग नाम दिए हैं, तो क्या ये भी अलग अलग प्रकार हैं या ये संपूर्ण कायोत्सर्ग में ही आएंगे? वेद विज्ञान और कंठ का कायोत्सर्ग संपूर्ण कायोत्सर्ग का ही पार्ट है। उसको हम संपूर्ण कायोत्सर्ग में ही वेद विज्ञान उसका तीसरा चरण है संपूर्ण कायोत्सर्ग का। और कंठ का कायोत्सर्ग हम पहले करते थे लेकिन आजकल नहीं करवाते हैं, लेकिन पार्ट तो हम संपूर्ण कायोत्सर्ग का भी संपूर्ण कायोत्सर्ग का भी मान सकते हैं। और जो ध्यान के 4 चरण में जो हम कायोत्सर्ग करते थे उसमें भी कंठ का कायोत्सर्ग हम पहले करते थे, लेकिन आजकल नहीं करवाया जाता। एक लास्ट प्रश्न है रेणु जी पारख का। वो पूछ रहे हैं कि कायोत्सर्ग राइट लेग के टो से ही क्यों स्टार्ट करते हैं? इसके पीछे का कोई लॉजिक अभी तक पता नहीं है, लेकिन गुरुदेव ने बस जिस तरह से उन्होंने बताया उनकी बात हम सर आंखों पे रख के हम लेफ्ट पैर के अंगूठे से चालू करते हैं। और इसके बारे में सर आप कुछ प्रकाश डाल दिए तो और भी अच्छा रहेगा। राइट पैर से करते हैं। हाँ, राइट पैर से करते हैं। जैसे सीमा जी का प्रश्न था विवेक सूत्र का, तो उसी तरीके से इसका भी आंसर है कि एक प्रोसेस बना दीजिए कि भाई हमको राइट पैर से ही शुरू करना है। अब कायोत्सर्ग तो आप चाहें तो आप अपने मस्तक से भी शुरू कर सकते हैं, चाहे तो मस्तक से शुरू करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक ऐसा प्रयोग करके देखा कि जिन लोगों को कायोत्सर्ग कर शुरुआत में ही नींद आ जाती है, जिनको लगा कि कायोत्सर्ग शुरू करते ही नींद जिनको ज्यादा आती है, उन लोगों को मस्तक से कायोत्सर्ग शुरू करना चाहिए। एक बार ब्रेन को वो शिथिल और सजग कर दें तो नींद आने का चांस कम हो जाता है। और ये प्रयोग आप सब जिन जिन को नींद आती है वो करके देखें कि जिन लोगों को कायोत्सर्ग प्रारंभ करते ही 1-2 मिनट 5 मिनट में नींद आती है तो वो मस्तक से कायोत्सर्ग चालू करें, तो शायद उनको इससे मुक्ति मिल सकती है कि नींद नहीं आए फिर कायोत्सर्ग में। और यदि कायोत्सर्ग में प्रारंभ के 5 मिनट नींद नहीं आई तो संभवतः फिर बाद में नींद आने का चांस कम रहता है। तो ये एक विधि है, गुरुदेव ने राइट पैर के अंगूठे से शुरुआत करने का विधि पूरा प्रेस्क्राइब किया है, इस दृष्टि से हम करते हैं। जी सर। सर होमवर्क के भी 2 प्रश्न थे जो आज डिस्कस करने का था। नहीं, अब वो अगली बार करेंगे अब, क्योंकि अब आज तो टाइम बहुत ज्यादा हो गया। सुधा जी ने हैंड रेज किया है, शायद सुधा जी कुछ पूछ रहे हैं क्या? हाँ सर, मैं कुछ बोलना चाहूंगी। अभी जी जो राइट लेग के अंगूठे से बोले थे ना, मतलब जो आपने कहा वो सही है, लेकिन अगर थोड़ा सा लॉजिकली ऐसे शायद सुना या पढ़ा है कि हमारे फिंगर टिप्स में ब्रेन के पॉइंट होते हैं, है ना। तो राइट से हम शुरू करते हैं तो हम अपने लेफ्ट ब्रेन, जो कि हमारा लॉजिकल ब्रेन है, उसको शिथिल होने, क्योंकि वो ही हर टाइम हर चीज में लॉजिक ढूंढता है, और ये एक आध्यात्मिक प्रक्रिया भी मान सकते हैं। तो शायद ये एक पॉइंट हो सकता है शायद। नहीं, ये आफ्टर थॉट है। ये आचार्य महाप्रज्ञ जी ने ऐसा लॉजिक नहीं दिया है, ये किसी ने आफ्टर थॉट दिया है। देखिए क्या है, जो आदमी चाहे तो राइट से मान लो लेफ्ट से भी शुरू करेगा तो वो तो बाद में तो राइट को भी तो करेगा ना, वो तो राइट को भी करेगा, तो लेफ्ट ब्रेन तो बाद में भी उसका प्रभावित होना है। इस दृष्टि से ये है, लेकिन मान के चले कि ये एक विधि है कि कहीं से तो शुरू करते ही हम। तो अब ये अनुलोम विलोम में भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं, राइट से करें लेफ्ट से करें, कहीं से भी करें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कायोत्सर्ग में पर्टिकुलर, अब चूंकि देखिए यदि नहीं करते तो कोई लेफ्ट से कराता, कोई राइट से कराता, कोई ब्रेन से शुरू कराता, तो फिर एक रूपता नहीं रहती, एक रूपता की दृष्टि से है। अब एक कमला जी का और प्रश्न है या कुछ बता रहे हैं एक्स्ट्रा? जी कमला जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। नमस्कार सर।
मुझे एक जी। जगह मैंने महाप्रज्ञ जी की बुक में ही पढ़ा था कि वहां पर भी ये प्रश्न था कि दाएं पैर के अंगूठे से क्यों, बाएं पैर के अंगूठे से क्यों नहीं। तो वहां महाप्रज्ञ जी ने कहा है कि दाएं पैर के अंगूठे का सीधा संबंध हमारी पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड से है, इसलिए सबसे पहले उसको हम शिथिल करते हैं। तो पीयूष ग्रंथि के साथ ही हमारा पूरा शरीर उस आदेश को मानने लगता है, ऐसा मैंने पढ़ा है। राइट पैर के अंगूठे से पीयूष ग्रंथि का संबंध है। हाँ जी, उन्होंने कहा इसका सीधा संबंध उसके साथ जाता है। तो यदि मेरे पढ़ने में नहीं आया है तो आपने पढ़ा है कि उनका तो ठीक होगा, फिर उन्होंने लिखा है तो बिल्कुल ठीक होगा कि भाई राइट अंगूठे से पीयूष ग्रंथि का ये संबंध है। तो माया जी है राइट पैर के अंगूठे से पीयूष ग्रंथि का? ऐसा तो कुछ नहीं कह सकते। पीयूष ग्रंथि तो बराबर ब्रेन के मिडल में है, मिड ब्रेन का पार्ट है, और वो भी तो बराबर मिडल में है। तो पीयूष ग्रंथि का संबंध तो दोनों पैर के अंगूठे से है। पर पता नहीं क्यों मैंने उनकी बुक में पढ़ा, वहीं पे प्रश्न करके और एक उत्तर दिया हुआ था, वहां पे मैंने पढ़ा। पर आप वो बुक का वो फोटो खींच के भेजिएगा। मैं कहीं ना कहीं से ढूंढूंगी कि वो कौन सी बुक में है। वो आचार्य महाप्रज्ञ जी की ऑथेंटिक बुक हो और उसका फोटो खींच के भेजिएगा। तो हम क्या है आगे से फिर यही बताएंगे, क्योंकि उनकी बुक में यदि पढ़ा हुआ यदि मिल जाएगा ऑथेंटिक तो फिर हम फिर आगे। ठीक ठीक, धन्यवाद। विलासा जी संपन्न करें। जी सर। तो सबके हाथ जोड़े हुए हम पूज्य गुरुवर के चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे। परीक्षा प्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के प्रति, परीक्षा अनुशास्ता आचार्य महाश्रमण जी के प्रति, और इस लोक में जितने भी आचार्य हैं, गुरु हैं, जो भी वीत रास्ता का मार्ग बता रहे हैं, उन सब गुरुओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे। कृतज्ञोस्मि हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी। कृतज्ञोस्मि हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि सर, हम सब आपके प्रति भी बहुत बहुत आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि माया जी, आज के सेशन के लिए हम आपके प्रति भी आभारी हैं। आज का ये लर्निंग आवर यहीं पे कंप्लीट होता है और हम आशा करते हैं कि नेक्स्ट मंडे आप सब हमारे साथ फिर से जुड़ेंगे और हम एक और नए टॉपिक के बारे में अच्छी तरह से डिटेल से समझेंगे और जानेंगे। थैंक यू सो मच। ओम